हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे, तो वो है एक तो कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है और डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ जो है वो कैसे अराइज होती है और इनका कैलकुलेशन कैसा होता है और अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अब डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है ये समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा ना बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। अकाउंटिंग की चीज़ें जो है ना थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, बैकग्राउंड में थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे रहे होता है। तो इसके लिए मैंने जैसे पीछे भी एक वीडियो बनाया था अभी डेप्रिसिएशन वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो एज़ पर कंपनीज एक्ट अलग होता है और एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट अलग होती है। क्या दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होती है डेप्रिसिएशन की, है ना। तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा, मतलब हल्का सा रिलेटेड है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इनफैक्ट कि अगर हम बुक्स जो बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इनफैक्ट, तो वो जो है ना वो दो बनती है कंपनीज की। एक तो जो बनती है वो एज़ पर कंपनीज एक्ट बनती है और दूसरी जो है वो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट बनती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनती है, ठीक है ना। और इन दोनों में जो प्रॉफिट निकल करके आता है नेट प्रॉफिट, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है ये भी समझते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अभी जब एज पर कंपनीज एक्ट बन रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। और अगर एज पर इनकम टैक्स ही बना रहे हैं तो फिर एज पर कंपनीज एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। क्यों ना हम एक ही को कंप्लाई कर ले। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग अलग बॉडीज़ हैं और दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, तो कंपनीज को दोनों को ही फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा और इनकम टैक्स एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। दोनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं, दोनों को ही कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी के एक को कंप्लाई कर लूँ और दूसरे का मैं ब्रीच कर दूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ये रेगुलेशंस वगैरह होती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट है बेसिकली। कंपलसरी कह सकते हैं, मैंडेटरी कह सकते हैं इसको, कि इसको ब्रीच नहीं कर सकते। जिस तरीके से मान लीजिए, मैं मतलब वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए अगर किसी एक दिन हमारे यहाँ अगर दो मेहमान आ जाए, दो मेहमान अगर आ जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी हम एक की खातिरदारी करेंगे और दूसरे की नहीं करेंगे। नहीं हो सकता ना। अगर एक ही दिन अगर दो लोग आ जाएं तो हमें दोनों की ही करनी पड़ेगी। पर्सन ए जो आ रहा है उसकी भी खातिरदारी करनी पड़ेगी और पर्सन बी जो है उसकी भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक दिन आना आप अगले दिन आना, नहीं कह सकते, नहीं होता है ऐसा। उसी तरीके से ये दो एक्ट हैं जो साथ साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें इसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा और उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा था कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आपकी आएगी नेट प्रॉफिट, और जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी नेट प्रॉफिट आएगी, दोनों में डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस क्यों रहेगा, डिफरेंस क्यों होते हैं ये, अब इसको समझते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें ना मैं थोड़ा ना अभी एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आगे की चीज़ें जो है ना, इसमें काफ़ी सारे नए नए टर्म्स आएंगे और मैं इनफैक्ट मैं एक एक टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक एक टर्म्स को, जो भी नई नई टर्म्स या जो भी नई चीज़ें आएंगी मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करूँगा उसको। लेकिन आप लोग थोड़ा ना कॉन्शियस रहना, थोड़ा विजिलेंट रहना, तभी मतलब चीज़ें ये समझ में आएंगी। थोड़ा टेक्निकल है बेसिकली, तो इसके लिए ना थोड़ा सा मोर विजिलेंट रहना पड़ेगा, ध्यान से सुननी पड़ेंगी चीज़ें, है ना। तो बिल्कुल ही फोकस रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएंगी बात। अदरवाइज़ तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, है ना, सुन के। तो इसीलिए मैं कह रहा, चलिए ठीक है। अभी समझते हैं कि ये डिफरेंस क्यों रहता है। ये डिफरेंस जो है ना वो दो चीज़ों की वजह से रहता है। वो क्या होता है, दो डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली। एक तो होती है वो टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा जो होता है वो परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। ये बात अभी तक की बात समझ में आ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो दो तरीके से बनता है, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, और दोनों में डिफरेंस होते हैं। दोनों के नेट प्रॉफिट में डिफरेंस रहेगा, जिसके ऊपर हम नेट प्रॉफिट क्या है, जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इन दोनों के नेट प्रॉफिट में डिफरेंस रहेगा। और डिफरेंस क्यों रहेगा, दो रीजन की वजह से, एक परमानेंट डिफरेंस और एक टेम्पररी डिफरेंस को टाइमिंग डिफरेंस भी बोलते हैं। टाइमिंग डिफरेंस या टेम्पररी डिफरेंस, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो वो परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस होते हैं। अब वन बाय वन इसको समझते हैं। पहले हम समझते हैं टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है।
टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो कि किस एक पर्टिकुलर पीरियड की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कुछ अभी इसमें 2-3 एग्जांपल मैं इसको देख करके समझता हूँ। इनफैक्ट होता क्या है टाइमिंग डिफरेंस में कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट में तो हम दिखाते हैं, जो कंपनीज एक्ट हमें कहती है दिखाने के लिए कुछ उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ ये एक्सपेंसेस दिखाते हैं। लेकिन जब हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे ये खर्चे जो है, ये एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ हो जाती है। अच्छा, वो क्यों डिसअलाउ हो जाती है, वो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो डिसअलाउ हो जाती है? डिसअलाउ इसलिए हो जाती है, और ये कौन कौन से खर्चे मैं वन बाय वन समझाता हूँ आपको। 2-3 एग्जाम ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डिसअलाउ हो जाते हैं, बट इसमें 3-4 एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, इसमें इनकम टैक्स एक बात और भी कहती है, ये कहती है कि ये एक्सपेंसेस जो है इस बारी मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर में मैं इसको अलाउ कर दूंगा। इस फाइनेंशियल ईयर में मैं नहीं करूँगा अलाउ, इस फाइनेंशियल ईयर में ये डिसअलाउ है। अच्छा, डिसअलाउ का मतलब क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, या हमारे ऊपर में, या हमारे टैक्स के ऊपर में पड़ता है इम्पैक्ट? अच्छा, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, मान लीजिए अगर मेरी 2 लाख की अगर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो मेरी 2 लाख रुपए की है, और उसमें से कोई 20,000 रुपये का कोई एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरी थी, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए की, उसमें से मैंने 20 लाख रुपए का कुछ एक्सपेंसेस दिखाया, तो अब मेरी प्रॉफिट कितनी हो गई? 1,80,000 रुपये, है ना। लेकिन अगर ये 20,000 रुपये मेरे डिसअलाउ हो जाते हैं तो वापस से मेरी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये ही तो हो जाएगी मेरी नेट प्रॉफिट। तो अब जो मेरे को टैक्स पे करना कितने पर पड़ेगा? 2 लाख रुपये के, जबकि वैसे पहले पे कितने में पड़ना पड़ता? 1,80,000 पे, है ना। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है इनफैक्ट, आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। अगर कोई भी खर्चा अगर आपका डिसअलाउ होता है तो इसका मतलब दैट इज योर इनकम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए इनकम, है ना। ये इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो ये क्यों खर्चे डिसअलाउ होते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्यों अलाउ करते हैं? इनफैक्ट होता क्या है कि ये सारे खर्चे जो है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहती है कि इन खर्चों का आपने पेमेंट अभी किया नहीं है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट नहीं किया है, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप इसकी पेमेंट करेंगे, एक्चुअली पेमेंट कर देंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको ये अलाउ कर दूंगा। या तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर दो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर दूंगा, या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप कर दो तो मैं कर दूंगा। बट जब आप एक्चुअली पेमेंट करोगे तभी मैं करूंगा इसको अलाउ, एक्रूअल बेसिस पे नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो अब ये क्या क्या खर्चे हैं? पहला खर्चा जो है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मैं बताया आपको, बट 3-4 मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा। एक तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन वाला ही है कि डिप्रिसिएशन का यहाँ जो इन कंपनीज एक्ट में है वो रेट अलग है, और इनकम टैक्स में जो है वो रेट अलग होता है दोनों में। तो यहाँ जो कैलकुलेट होकर के डिप्रिसिएशन आएगी वो अलग आएगी, वहाँ जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो अलग आएगी। एक तो ये डिफरेंस रहेगा, ये ऑलवेज ही रहेगा। दूसरा जो है, कुछ टैक्सेस वगैरह हैं जो कंपनीज को पे करनी होती है, और अगर वो कंपनी ना पे करे तो वो खर्चे डिसअलाउ हो जाते हैं। जैसे कि टीडीएस है, एक टीडीएस होता है। वो क्या होता है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा टीडीएस, बट वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनफैक्ट जो सर्विसेज जो कंपनीज लेती है ना, और उसके बदले जो पे करती है, जैसे किसी सीए की सर्विसेज ले उन्हें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वकील की, या फिर डॉक्टर की, या फिर किसी अन्य प्रोफेशनल्स की, इंजीनियर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, अगर इनकी अगर लेती है वो सर्विसेज, और उनको अगर पे करते हैं उसके लिए, बेसिकली इन सर्विसेज के लिए अगर उनको पे करते हैं, तो कंपनीज को ये रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बोला जाता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि आपको ना इसके ऊपर में टीडीएस डिडक्ट करने हैं। टीडीएस डिडक्ट करना है मतलब कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस जो है, तो इस तरह के जो कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर उनको बोलते हैं कुछ सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की उसने सर्विसेज ली हैं, और उनको अगर 1 लाख रुपए लेट्स से अगर उनको पे करनी थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि एग्जांपल कि 10% के हिसाब से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि 10% के हिसाब से उनकी जो है वो आप टीडीएस का डिडक्ट कर लीजिए। तो ऐसे में जब वो 1 लाख रुपये पे कर रहे हैं, कंपनी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 लाख रुपये पे कर रही है, तो वो क्या करेगी, उसका 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपीज़ है वो डिडक्ट कर लेगी, रेस्ट ऑफ 90,000 रुपीज़ वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर देगी, ठीक है ना। अब इस 10,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा? ये 10,000 रुपये कंपनी जो है वो ड्यूटी बाउंड है, ये एक स्पेसिफाइड पीरियड जो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है, उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर में गवर्नमेंट के अकाउंट में ये पैसा जमा कराना पड़ेगा, ठीक है ना।
अगर तो वो नहीं जमा कराते हैं तो उसके ऊपर में इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी, वो तो अलग। साथ में ये वाला जो एक्सपेंसेस जो है उनके वो भी डिसअलाउ हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये बेसिकली था क्या, ताकि आप जो रेगुलेटरी से रिलेटेड जो स्टैच्यूटरीज ड्यूज़ हैं उसको आप टाइम से पे करें। आप टाइम से, इसमें क्या हो रही थी मैनिपुलेशन, इनफैक्ट हो क्या रहा था कि कंपनीज जो थी वो ये इन पैसों का अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर ले रही थी। अब इसमें हो क्या रहा था, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया, लेट्स से अगर किसी को 10 लाख या 50 लाख अगर पे करनी है और उसका अगर 10% लेट्स से 5 लाख रुपीज़ अगर उसने अपने बिजनेस में रख लिया, ये बाकी का पेमेंट कर दिया और वो वाला पैसा जो अपने पास रख लिया और अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा 2 महीने या 4 महीने, तो ये तो गलत है ना। ये आपका पैसा थोड़ी ना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि क्या ये पैसा आपका है? नहीं, आपका पैसा नहीं है। डू यू हैव राइट टू यूज़ दिस मनी फॉर योर बिजनेस? नो, कंपनी के पास कोई राइट नहीं है इस पैसे को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए। फिर आप क्यों कर रहे हो यूज़? जब आपके पास राइट ही नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको बोला हुआ है टाइम से जमा कराने के लिए, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है बेसिकली। गवर्नमेंट की रेवेन्यू ये इसी से तो आती है ना, गवर्नमेंट को जो इतने सारे खर्चे करने होते हैं तो वो कहाँ रेवेन्यू किधर से आएगी? ये सारी ही रेवेन्यू है गवर्नमेंट की। अगर ये टाइम से अगर नहीं पहुँचेंगे गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट अपने खर्चे वो कैसे निपटाएंगी? तो इसके लिए बेसिकली ये रूल बनाया गया था कि अगर नहीं पे करते हो, अगर टाइम से अगर आप TDS वगैरह, तो आपके जो खर्चे वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। अच्छा, डिसअलाउ करने से क्या इम्पैक्ट आएगा? दो इम्पैक्ट आए ना इसके। एक तो ये इम्पैक्ट ये आया कि आपने जो पेमेंट करी वो तो एक्चुअली करी है ना, आपने तो पेमेंट करी ही है एक्चुअली। और दूसरा क्या कि आपको वो पेमेंट, आपकी पेमेंट भी नहीं, आपके खर्चे भी नहीं माने जा रहे हैं, उसको आपके इनकम में ऐड कर दिया जा रहा है, उस पे ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जा रहा है। तो ये दो इम्पैक्ट आ गए इसके ऊपर में। एक तो आपने पे भी कर दी और उसके ऊपर फिर उस खर्चे के ऊपर में आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो। तो ये डबल इम्पैक्ट है बेसिकली। अगर आप देखें इसको तो ये डबल इम्पैक्ट है, जिसके लिए मतलब कंपनीज को थोड़ा बॉर्डर होना पड़ा और वो टाइम से पे कराने लग गए। तो इस तरीके के खर्चे वो मतलब रखते हैं ध्यान, ताकि टाइम से पे करके इस तरीके के डिसअलाउंस से बचा जाए, है ना। तो अच्छा, ये दूसरे तरीके का। और तीसरा क्या डिफरेंस हो सकता है कि मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे चार्जेस जैसे कि PF वगैरह होते हैं, PF ESI वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये अच्छा, ये किससे रिलेटेड होती है? ये PF और ESI ये वगैरह जो है वो जो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनसे, या फैक्ट्री में वर्कर जो काम करते होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो ये भी, इनको भी, या सुपर एनुएशन फंड वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ग्रेच्युटी वगैरह जो है, मतलब इस तरीके की जो खर्चे हैं वो उनको पे करनी होती है। इसको भी एक स्पेसिफाइड टाइम में, स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर में उनको हर महीने जमा कराना होता है कंपनीज को। अच्छा, PF वगैरह क्या, इसमें होता क्या PF में कि जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय के अकाउंट से, एम्प्लॉय के सैलरी से, इनफैक्ट अकाउंट तो नहीं बोलेंगे, सैलरी से मैं बोलूँगा, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है, उसकी बेसिक सैलरी जो होती है, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज है वो कंपनी डिडक्ट करती है, ठीक है ना। कंपनी डिडक्ट करती है और जितना अमाउंट डिडक्ट करती है उतना ही अमाउंट कंपनी को अपने तरफ से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेट्स से अगर एम्प्लॉय के सैलरी से 1000 रुपीज़ अगर डिडक्ट हो रही है तो एम्प्लॉयर को भी अपने तरफ से 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और ये 2000 रुपये जो है उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करनी पड़ेगी। जो ये क्या है बेसिकली, ये रिटायरमेंट बेनिफिट होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये सिंस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और इसकी रेगुलेशन जो है ना काफ़ी टाइट तरीके से की जाती है। गवर्नमेंट इसको काफ़ी मतलब क्लोजली मॉनिटर करता है इन सारे अकाउंट्स को, PF ESI और ग्रेच्युटी वगैरह जो अकाउंट है, इनको गवर्नमेंट जो है बहुत ही मतलब क्लोजली मॉनिटर करता है, बहुत ही माइन्यूटली इसको मॉनिटर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए इन सब एक्सपेंसेस को ही बोला है कि आप मतलब इसमें आप एम्प्लॉय का है वो शोषण नहीं कर सकते आप, है ना। क्योंकि अगर वो लेट पेमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होएगा? एम्प्लॉय को होएगा नुकसान। तो इसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर इस तरीके के खर्चे भी अगर आप टाइम से नहीं पे करते हैं देन ये भी आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, इस तरीके के खर्चे को भी, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है कि कुछ बोनस वगैरह अगर कुछ अनाउंस कर दिया है आपने, बोनस वगैरह आपने अगर अनाउंस कर दिया है कि मैं जैसे दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे, किसी भी फेस्टिवल पे अगर आपने अनाउंस कर दिया, या ईयर एंड पे आपने अनाउंस कर दिया है कि मैं पे करूँगा अपने एम्प्लॉयज़ को, बट अगर आपने उसको नहीं पे किया है तो ये भी आपको अलाउ नहीं होगा, ये भी खर्च आपको अलाउ नहीं होगा, ये वाला एक्सपेंसेस भी आपका डिसअलाउ हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसके लिए एम्प्लॉयर को ये रहता है कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर में, अच्छा ये सारे खर्चे क्या है, ये सारे खर्चे जिस भी फाइनेंशियल ईयर में पे किए जाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर में वापस से ये अलाउ कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में सिंस आपने पे नहीं किया है तो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा हो गया था। पहला क्या था, जो टीडीएस मैंने बताया, दूसरा क्या आपका ये पीएफ ईएसआई वगैरह, और तीसरा क्या ये बोनस वगैरह। चौथा एक और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी कुछ लोन वगैरह लिए हुए है, कंपनी कुछ लोन वगैरह ली है और उसने डिफ़ॉल्ट करा हुआ है, उसकी ईएमआई जो है ना वो रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर पे नहीं कर रही। ऐसे में क्या होगा, बैंक परेशान, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने लोन लिया हुआ है तो वो परेशान होगी, उनको पेमेंट अगर नहीं जाएगी तो गवर्नमेंट ने उनका भी ध्यान रखते हुए बोला कि भाई अगर आपने कुछ लोन लिया हुआ है, आपने अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए ये लोन लिया था, यू हैव ऑलरेडी यूज्ड एंड अप्लाइड दैट लोन फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस, और आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसके पैसे वापस क्यों नहीं देते। उसका तो बिजनेस ही है ना, अगर आप नहीं पे करोगे तो उसका तो क्या कैपिटल ब्लॉक रहेगा, उसका तो कैपिटल, वो तो उसकी रीपेमेंट तो होगी नहीं ना। अगर आप लोन की रीपेमेंट नहीं करते हो तो बैंक का क्या है, वो तो कैपिटल ही ब्लॉक हो जाएगा बैंक का, फिर बैंक के लिए ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए बैंक को थोड़ा हेल्पिंग हैंड देने के लिए गवर्नमेंट ने फिर ये वाला भी रूल बनाया कि अगर ईएमआई में अगर आप पे नहीं करो तो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट आपका है, जो कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो, मैं इसको भी डिसअलाउ कर दूंगा। और ये सारी जिम्मेवारियाँ किसके ऊपर में डाल दी, उसके ऑडिटर के ऊपर में, कि आपको ये सारी रिपोर्ट जो है ना ये देनी है अपने टैक्स रिलेटेड रिपोर्ट में, ये सारी आप रिपोर्ट करोगे, ये कि उसने पीएफ टाइम से जमा करा कि नहीं, एसआई टाइम से जमा करा कि नहीं, टीडीएस टाइम से जमा करा कि नहीं, या वैसे वगैरह टाइम से जमा किया कि नहीं, या क्या पे रहती है, क्या आउटस्टैंडिंग रहती है, या फिर अगर बैंक से अगर कुछ लोन लिया है तो वो रिपेमेंट उसकी टाइमली है कि नहीं, या डिफ़ॉल्ट रहता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है, अच्छा इसको बैंक ने छुपा नहीं सकती कंपनीज, क्यों, क्योंकि ये सारे उन्हें ऑडिटर के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, जो उनके सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो उनकी ऑडिट करते हैं कंपनी के, तो ये उनके ऊपर में ये उन्होंने डाल दी कि ये सारी रिपोर्ट्स जो है आप मेरे को बताओगे। तो ये कंपनी इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर नहीं सकती, या तो अगर पे करती है तो वो दिखाएगी कि मैंने पे करा है, और उसका सीए भी उसको सर्टिफाई करेगा कि हाँ ठीक है इन्होंने पे करा हुआ है। और अगर तो वो नहीं पे करते हैं तो फिर सीए बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है उसको रिपोर्ट करने के लिए। अगर वो नहीं रिपोर्ट करता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट में कि आपने ऑडिट करी और आपको ये कैसे पता नहीं लगा और आपने गलत रिपोर्ट दी है। तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं करेगा, वो रिपोर्ट नॉर्मली कर ही देते हैं कि भाई ये लेट पेमेंट है या नहीं पेमेंट है, वो रिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ से इनकम टैक्स को पता लगता है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सारे डिसअलाउ हो करके इन सब के ऊपर में टैक्स लगा दिया जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि वो खुद ही हटा करके उसके ऊपर में सीए जो जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो ये सारे खर्चे वो दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट बनाता है, और ये सारे खर्चे खुद से ही हटा करके इनको प्रॉफिट मान करके उसके ऊपर में टैक्स लगा करके देता है। और अगर जो वो नहीं करता है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से उसको स्क्रूटनी में लेकर के और ये सारे खर्चे हटा करके वापस से टैक्स उसको रिकैलकुलेट कर करके और बताएगी कंपनी को कि भाई आपका इतना टैक्स नहीं, आपने इतना ही पे करा है, आपका टैक्स इतना और बनता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपके ये सारे खर्चे जो है वो डिसअलाउ कर दिए हैं, वो बताती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ये है आपका टाइमिंग डिफरेंस। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे खर्चे उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउ कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जबकि ये पे किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइमिंग डिफरेंस। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि क्या इसमें डिफर्ड टैक्स कहाँ आया और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन आया, कैसे राइज हुआ। तो देखिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से फिगर में थोड़ा समझते हैं। अभी तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए, अभी फिगर में समझते हैं कि मान लीजिए एज पर कंपनीज एक्ट मेरी जो नेट प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी मेरी प्रॉफिट जो है अभी मान लिया नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, अभी जो पीएनएल से आया है वो सेम है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसा खर्चा ढूंढ लिया जो उसको डिसअलाउ करना है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो 2 लाख का वो खर्चा डिसअलाउ कर रहा है, वो एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अभी एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रॉफिट कितनी हो गई, 10 लाख पहले थी, 2 लाख उसने डिसअलाउ कर दिया, तो अब कितनी होगी 12 लाख रुपये। और कंपनीज एक्ट में कितनी थी 10 लाख रुपए ही, क्योंकि वो तो खर्चा वहाँ पे है ही, उन्होंने वहाँ खर्चा दिखाया हुआ है उस चीज़ का। इन्होंने 12 लाख रुपए कर दिया उसको, 10 + 2 करके 12। अब इस 2 लाख रुपए के ऊपर में ऐसे टैक्स कितने 10-10 लाख पे अगर डिसअलाउ नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग में 10 लाख के ऊपर में कैलकुलेट होती टैक्स, और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी 10 लाख के ऊपर में कैलकुलेट होती टैक्स।
अब लेट्स से मान लीजिए कि मेरी अगर 30% स्लैब में आता हूँ और तो अब मेरे को टैक्स जो ये 2 लाख रुपए के ऊपर में जो पे करनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा बर्डन है मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए के ऊपर में। तो ये 2 लाख रुपए का, और मान लीजिए अगर 30% का अगर मैं स्लैब है अगर मेरा, तो 2 लाख का 30% इसका मतलब 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपीज़ जो है जो इस बार मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज डिफर्ड टैक्स। ये डिफर्ड टैक्स है जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस अलाउंस, ठीक है ना। इस दिस अलाउंस की वजह से ही आपको पे करनी पड़ रही है ये 60,000 रुपये। तो ये आपका डिफर्ड टैक्स हो गया। अब डिफर्ड टैक्स हो गया, इसका बेनिफिट हमें कब मिलने वाला है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। हो सकता है ये एक्सपेंसेस जो मैंने इस बारी नहीं पे किया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको मैं पे कर दूंगा, और अगर जो मैं पे कर देता हूँ तो ये इमीडिएटली मेरे को ये अलाउ हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट मेरे को कब मिलने वाला है? इस 60,000 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसा खर्चा जिसका कि बेनिफिट में इन फ्यूचर मिलने वाला है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है, तो क्या है? हमारा एसेट्स है, वो हमारा एसेट्स है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा? ये 60,000 रुपीज़ क्या हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स है। क्लियर है? मेरे ख्याल से अभी क्लैरिटी आई होगी। क्योंकि अच्छा, ये एक बात मैं ये कह रहा था कि मान ये दिखाते ही क्यों है, हम क्यों डिसअलाउ उसको पहले ही क्यों नहीं करते? मैंने पहले ही बताया आपको कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। हम चाहते तो ये खर्चा पहले ही एज़ पर कंपनीज एक्ट भी हटा देते, ये दिखाते ही नहीं वहाँ पे। लेकिन हमें ये खर्चा इसलिए कंपनीज एक्ट में दिखाना पड़ता है क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो हमें ये सारे खर्चे दिखाने हैं। जो भी खर्चा कंफर्म हो गया कि मेरा खर्चा है, जो लायबिलिटी मेरी बन चुकी है, अराइज हो चुकी है जो मेरी लायबिलिटीज़, इन स्पाइट ऑफ दैट कि मैंने उसको पे नहीं किया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैंने उसको पे नहीं किया है, ये मेरे को आउटस्टैंडिंग अभी चल रहा है, मेरे को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में पे करूँगा, बट ये मेरी ऑलरेडी लायबिलिटी बन चुकी है, मेरे को ये पे करने, ये अराइज हो चुका है, अक्रू हो चुका है ये, तो ये मेरे को एज़ पर अकाउंटिंग पॉलिसी मेरे को ये दिखानी ही पड़ेगी एज़ पर कंपनीज एक्ट, ये दिखानी ही पड़ेगी, इसको मैं हटा नहीं सकता एज़ पर कंपनीज एक्ट, बिकॉज इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये हमें ये खर्चे दिखाने ही है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। तो कंपनीज एक्ट में तो वो प्रॉफिट, बिकॉज वो आपके प्रॉफिट को सही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएगा, वो सही करेक्ट पिक्चर जो है प्रॉफिट की वो आपको दिखा नहीं पाएगा। एज पर कंपनीज एक्ट वो क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रू एंड फेयर व्यू होता है, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू आपको दे नहीं पाएगा, है ना। अगर ये खर्चे अगर नहीं दिखाएं, अगर इस खर्चे को नहीं दिखाएं तो प्रॉफिट बढ़ के आएगी। एक्चुअली वो प्रॉफिट बढ़ के है नहीं, वो तो खर्चा है ही है, वो अलग बात है, आपने उसको पे नहीं किया है। तो करेक्ट प्रॉफिट दिखाने के लिए ये खर्चे जो है वो माइनस करने ही पड़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट, तो इसलिए वहाँ दिखाना जरूरी है। और ये इनकम टैक्स एक्ट इन्होंने एक तरीके से आप कह लो पेनलाइज ही किया है बेसिकली, एक तरीके से पेनलाइज, अगर आप टाइम से नहीं पे करोगे तो मैं उसको डिसअलाउ कर दूंगा, उसके ऊपर मैं टैक्स भी आपसे ले लूँगा। तो पेनलाइज ताकि आप उसको रेगुलर कर ले बेसिकली, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि आपको 60,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, ठीक है ना। तो ये जो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है जिसका नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए क्या है ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया, ठीक है। अब दो चीज़ें समझ में आ गई हमें, डिफर्ड टैक्स क्या हुआ तो जो हमें इस बार पे करना पड़ रहा है, और एसेट्स क्या है, ये सिंस ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसलिए इसकी जो है मेरे को एसेट्स में दिखाने पड़ेंगे। ये जो मेरा फंड का फ्लो हुआ तो वो तो मेरी बैलेंस शीट उतने से कम हुई होगी ना, उतने से ये एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा, ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स हमारा वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो मेरी 10 लाख रुपये बिफोर डिप्रिसिएशन। इस बारे में ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिफोर डिप्रिसिएशन 10 लाख रुपये बिफोर डिप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। मान लीजिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी मेरी प्रॉफिट जो है वो 10 लाख ही रुपए है, वो भी बिफोर डेप्रिसिएशन, दोनों जगह बराबर हो गई एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दोनों जगह 10-10 लाख रुपए है, दोनों जगह बिफोर डेप्रिसिएशन है। अभी मान लीजिए कि कंपनीज एक्ट में मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो 2 लाख रुपए है। कंपनीज एक्ट में मैंने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन, तो मेरे को डेप्रिसिएशन जो आया वो 2 लाख रुपए है। तो पोस्ट डेप्रिसिएशन मेरी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? नेट प्रॉफिट 10 लाख माइनस 2 लाख
तो मतलब 8 लाख रुपए। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मेरी प्रॉफिट कितनी हो गई, 8 लाख रुपए। तो अब मेरे को टैक्स कितने पे करना पड़ेगा, 8 लाख रुपए पे एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, इतने में पे करना चाहिए। बट इनकम टैक्स एक्ट जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन, तो मेरी प्रॉफिट 10 लाख थी और मेरी जो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होकर के आई है वो आई है 4 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख प्रॉफिट थी, 4 लाख रुपए मेरी वो कैलकुलेट होकर के आई है डेप्रिसिएशन। तो अभी क्या होगा, ये 10 लाख माइनस 4 लाख, तो कितना हो गया, 6 लाख रुपए। कंपनीज एक्ट में कितना था, 8 लाख रुपए, और यहाँ पे कितने हो गई मेरी प्रॉफिट, कम हो गई मेरी प्रॉफिट, 6 लाख रुपए हो गई। ठीक है ना, तो मेरे को अब टैक्स कितने पे करना पड़ेगा, 6 लाख रुपए के, ना कि 8 लाख रुपए पे। अब ये 2 लाख रुपए का यहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिला इस फाइनेंशियल ईयर में, मिल गया ना 2 लाख का मेरे को। अदरवाइज मेरे को अगर तो ये डिप्रिसिएशन अगर सेम 2 लाख रुपए होता तो मेरे को टैक्स कितने पे, 8 लाख रुपए पे करना पड़ता। बट अभी मैं कितने में पे कर रहा हूँ, 6 लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए कम पे कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 लाख रुपए का जो, और लेट से हमारी जो टैक्स स्लैब है वो 30% ही है, तो 2 लाख का 30% यानी कि 60,000 रुपये जो है, 60,000 रुपीज़ जो है, जो मेरे को कम पे करना पड़ रहा है, वो मेरे को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो एसेट्स की वैल्यू तो सेम ही है ना, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो या फिर कंपनीज एक्ट हो, एसेट्स की वैल्यू तो सेम ही है। डिफरेंस कहाँ है, रेट के ऊपर में, कोई रेट ज़्यादा लगा रहा है, कोई रेट कम लगा रहा है। जो ज़्यादा रेट लगा रहा है उसकी राइट ऑफ जल्दी हो जाएगी, जो कम रेट लगा रहा है उसकी राइट ऑफ थोड़ा डिले में होगी। लेट्स से अगर जो कम रेट लगा रहा है उसकी अगर 10 ईयर्स तक बुक में दिखती है, और जो फास्ट रेट लगा रहा है, जो ज़्यादा रेट लगा रहा है, वो फास्टली रिटर्न ऑफ हो करके, और वो हो सकता है 5 या 6 साल में ही खत्म हो जाए बुक्स में से, वो जीरो हो जाए उसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ डिफरेंस कहाँ पड़ रहा है, डिफरेंस तो बस अमाउंट में आ रहा है। अमाउंट की वजह क्या है, वो रेट। तो यहाँ पे मेरे को 60,000 इस बारी कम पे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये डिफर्ड टैक्स तो यही हुआ, लेकिन इस बारी जो अराइज हुआ है वो है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि 60,000 की मेरी लाइबिलिटी बन गई, जो मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरी क्या होगी, प्रॉफिट, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरी क्या प्रॉफिट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उस वक्त मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये है हमारी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब अभी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डिफर्ड टैक्स तो सेम ही जैसे कैलकुलेट करते हो, जो बेसिकली अगर मैं एक लाइन में अगर बात बोलूँ ना, अगर एक लाइन में ही अगर मैं बात बोलूँ, इतनी बात को गोल मटोल करके, इतना तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था। अगर एक लाइन में बात करूँ तो दोनों जो प्रॉफिट का डिफरेंस है, जो एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो प्रॉफिट के डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के ऊपर में जो टैक्स लग रहा है वो मेरा डिफर्ड टैक्स है। और अगर इस बारी अगर मैं टैक्स ज़्यादा पे कर रहा हूँ और अगले साल मैं कम पे करूँगा, क्योंकि मैं इस बार प्रॉफिट बढ़ गई है, उसका बेनिफिट मेरे को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो मेरी एसेट्स है। और इस बारी अगर मैं प्रॉफिट ज़्यादा पे कर रहा हूँ और अगले साल अगर मुझे कम पे करना है, तो वो तो मेरी एसेट्स है। और अगर इस बारी अगर मैं कम पे कर रहा हूँ और नेक्स्ट फाइनेंशियल में अगर मेरे को ज़्यादा पे करना है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। सीधी सी बात है ना, नेक्स्ट ये इसने मेरी लायबिलिटी क्रिएट कर दी मेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये अपना डिफर्ड टैक्स एसेट्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई अपनी। ठीक है, अब एक चीज़ अभी और मेरे को बताना आपको बाकी है, वो क्या है, जो मैंने 2 डिफरेंस के जिक्र किए थे। मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 डिफरेंस बताए थे। एक बताया था मैंने टाइमिंग डिफरेंस, जिसके ऊपर में भी हम चल रहे हैं। दूसरा होता है हमारा परमानेंट डिफरेंस। अब परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, परमानेंट डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जो अब इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम टैक्स ने अगर आपको एक बार में डिसअलाउ कर दिया, तो मतलब वो हमेशा के लिए डिसअलाउ है, वो कभी अलाउ नहीं हो सकता। टाइमिंग डिफरेंस में क्या था कि इस फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ है बिकॉज आपने वो सर्टेन जो एक्सपेंसेस हैं वो पे नहीं करे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अदरवाइज आपके वो नहीं कह रहा कि आपके जेन्युइन नहीं है, वो खर्चे आपके जेन्युइन हैं, वो हैं एक्चुअली आपके खर्चे, लेकिन सिंस आपने पे नहीं किया है, दैट इज़ वाई इट इज़ डिसअलाउड। बट जो परमानेंट डिफरेंस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑल टाइम डिसअलाउड है, कभी भी वो अलाउ नहीं हो सकते। अच्छा, वो कौन से खर्चे होते हैं जो कभी भी अलाउ नहीं होते? एक तो खर्चा है जो प्रोविज़न का खर्चा होता है। जो प्रोविज़न जो है वो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ, कोई सा भी प्रोविज़न को बैड डेट, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मतलब जो होता है, बैड डेट्स डाल दिया आपने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाल दिया आपने, ये सारे प्रोविजंस, किसी तरह के प्रोविजंस जो है वो अलाउ नहीं होते इनकम टैक्स एक्ट में। तो मतलब वन टाइम डिसअलाउ मतलब हमेशा के लिए डिसअलाउ, और कभी वापस वो अलाउ नहीं होने वाले। तो ये तो गैप रह ही जाएगा, इसके लिए डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं होएगा। ठीक है, दूसरा जो है अपना वो पेनल्टीज़ वगैरह अगर कुछ लगाई हुई है आपने,
आपको किसी तरीके की पेनल्टीज़ वगैरह लगी हुई है, वो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। तो वन टाइम अगर डिसअलाउ तो मतलब हमेशा के लिए डिसअलाउ। ठीक है। तीसरा जो है अपना वो क्या है कि जो एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसको कि आपने 10,000 से ज़्यादा किसी पर्सन को आपने पे किया हुआ है वन टाइम, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये बेसिकली था क्या, ये क्या है सेक्शन में आपको अगर समझाऊं तो ये कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए था। बेसिकली गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कैश ट्रांजैक्शन प्रमोट हो, कि इनफैक्ट हो क्या रहा था कि बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो रहे थे कैश ट्रांजैक्शन बोल करके कि मैंने कैश में पे कर दिया, कैश में आ गया करके, वो बुक्स में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही थी और बहुत सारे अनाप शनाप खर्चे भी दिखाए जा रहे थे कि ये इधर पे कर दिया, वो उधर पे कर दिया करके प्रॉफिट को कम कर दिया जा रहा था। तो इसको इनफैक्ट ब्रेक करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली ये गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर आप 10,000 से ऊपर अगर आपने पे करी है ना अगर कुछ भी कैश में, तो वो मैं डिसअलाउ कर दूंगा। अगर आपको पे करना ही है, खर्चे अगर आपको पे करने हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप पे कीजिए, आप चेक पे कर दीजिए, आप आरटीजीएस कर दीजिए, आप एनईएफटी कर दीजिए, आप डीडी कीजिए, बट वो बैंक के थ्रू आप कीजिए, अकाउंट के थ्रू आप कीजिए। ऐसे अगर आप कैश में पे करोगे मैं डिसअलाउ करूँगा, और ये डिसअलाउ कभी भी आपके अलाउ नहीं आएगा। तो ये कैश ट्रांजेक्शन को बेसिकली वो स्टॉप करने के लिए ये था, ये डिस्करेज करने के लिए ये था। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस हो गए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डिफर्ड टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस पे, परमानेंट डिफरेंस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना, डिफर्ड टैक्स का। हालांकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इनकम टैक्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट, वो गैप का रीजन ये भी रहेगा, परमानेंट डिफरेंस भी रहेगा। दोनों टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि डिसअलाउ तो दोनों तरीके के खर्चे कर रहे हैं, वो डिसअलाउ तो वो भी खर्चे कर रहे हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो कर देंगे, और डिसअलाउ वो भी खर्चे कर रहे हैं जो कि वो कभी भी नहीं करेंगे। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके फाइनेंशियल ईयर आगे में कर देंगे वो अलाउ, वो तो हमारे डिफर्ड टैक्स का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जो खर्चे कभी भी अलाउ नहीं होने वाले वो तो ख़त्म ही हो गए, वो बुक से बाहर हो गए वो। ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपका डिफर्ड टैक्स एसेट्स अगर अराइज होता है, मान लीजिए तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स होता है, तो हम सबको पता है कि एसेट्स की जो वो होती है, वो अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है हमेशा, एसेट्स जो है हमेशा डेबिट साइड होता है। तो डिफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया हमारा एसेट्स का ट्रीटमेंट। और जो लायबिलिटीज़ अगर होती है तो लायबिलिटीज़ के हम सबको पता है कि लायबिलिटीज़ के जो अकाउंट होते हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, ये है। तो ये इस तरीके से हमने पूरा कवर किया है अपना डिफर्ड टैक्स को, डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर नहीं है इस पर स्टिल कुछ अगर रहता है कुछ तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। कुछ अगर आप लोगों को समझ में अगर नहीं आई है तो मेरे को बताना, मैं कोशिश करूँगा वापस से फिर एक्सप्लेन करने की। बट मेरे ख्याल से सारा कवर कर लिया, ठीक से ही कवर कर लिया और एक्सप्लेन किया मैंने ठीक ठाक। ठीक है, चलिए आज के लिए तो यही, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ मैं, कुछ नया लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।